बताता हूं कि ये यूजीसी बिल लाने की जरूरत क्या थी और इसमें ओबीसी को क्यों जोड़ा गया। सबसे ज्यादा विरोध इस बात का है कि इसमें एससी एसटी के लिए अभी तक जो प्रावधान थे उसमें ओबीसी को जोड़ने की जरूरत क्या है, और ओबीसी को जोड़ करके सिर्फ सवर्णों को छोड़ दिया गया है। तो सवर्णों का के खिलाफ इसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे सवर्ण छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी शंका है, इसीलिए उत्तर भारत के कई राज्यों में, कई गांवों में, कई जिलों में इस बिल को लेकर विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि लोगों के दिमाग में यह बात है कि सवर्णों के खिलाफ यह कानून है, इसलिए किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता इस मामले में जबान नहीं खोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में जो सवर्ण नेता वो भी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। इसके अलावा सवर्ण नेताओं ने अलग अलग जगहों पर किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन, आंदोलन की चेतावनी क्यों नहीं दी? क्यों सब डरे हुए हैं? तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, गांव गांव इसकी चर्चा चल रही है। तमाम फॉरवर्डों के गांव में उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और इसी बात पर चर्चा है कि यूजीसी बिल पर पत्रकारों ने भी क्यों मुंह सिल लिए हैं, नेताओं ने भी क्यों मुंह सिल लिए हैं। तो ये जरूरी है कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। ये मेरे हाथ में भारत का राजपत्र यानी गैजेटेड, जो गजट हो चुका है, जिसको कहा था, अब ये कानून बन चुका है। भारत का राजपत्र यूजीसी बिल का मेरे हाथ में है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी की पूरी चीजें आपको ये बता दूं। इसकी बिल की जरूरत क्यों पड़ी, पहले 2 लाइन में आप ये समझिए कि रोहित वेमुला और पायल सरनेम भूल गया, ये 2 केस ऐसे हुए थे। रोहित में वेमुला का केस तो आप जानते हैं कितना हाईलाइट हुआ था। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जब आत्महत्या की पहुंची थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि जाति आधारित या धर्म आधारित या लिंग आधारित या क्षेत्रीयता आधारित जितने तरह के जो विभेद या पक्षपातपूर्ण रवैया हो सकता है, इसको रोकने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी तक जो मानक हैं वो नाकाफी हैं और यूजीसी को नए मापदंड, नए मानदंड, नए कानून बनाने चाहिए। तो 2012 तक का जो कानून था उसी को रिप्लेस करके 2026 का ये कानून आया है। बहुत व्यापक विचार विमर्श होकर के ये कानून बना है। यूजीसी ने पहले जो ड्राफ्ट बिल तैयार किया था बिल में, तो उसको पिछले वर्ष, ये पूरे 1 साल में तैयार हुआ, पिछले वर्ष तो यूजीसी ने उसमें ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लास को नहीं रखा था। बाद में बहुत विरोध हुआ तो ओबीसी को भी इसमें जोड़ लिया गया। अभी जो सवर्ण वर्ग में जो सबसे ज्यादा आक्रोश है वो ये है कि ओबीसी को इसमें जोड़ा गया एससी एसटी की तरह, तो सवर्णों के खिलाफ इसका यूज किया जा सकता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं, एक एक शब्द जो इस गैजेट में, जो इस कानून में है, उसको समझने की बहुत जरूरत है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज ये है कि कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित भेदभाव एससी एसटी के बाद ओबीसी को भी इसमें जोड़ा गया है। यानी जाति आधारित अगर भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थान के छात्र, कर्मचारी या शिक्षक किसी के खिलाफ, सिर्फ छात्र के नहीं, शिक्षक, कर्मचारी या छात्र, इन किसी के खिलाफ अगर जातिगत आधार पर भेदभाव हुआ तो यह कानून लागू होगा। अब दूसरी बात है कि भेदभाव और किसके किसके खिलाफ यह कानून लागू होगा या इसके जरिए वो शिकायत कर सकता है। वो कर सकता है रिलीजन के आधार पर, यानी ये माइनॉरिटी को भी कवच देता है। ये कर सकता है जेंडर के आधार पर, यानी महिलाओं के लिए भी ये कानून कवच का काम करता है। प्लेस ऑफ बर्थ यानी आपकी जगह, क्षेत्र के आधार पर भी ये आपको कोई अगर ऐसी बात कहता है, केस, कास्ट, रिलीजन और विकलांगता, दिव्यांग जनों के खिलाफ भी अगर किसी ने भेदभाव और मजाक करने के नाम पर दुर्व्यवहार किया या उसको किसी तरह की टीका टिप्पणी की और उसका मन आहत हुआ और उसे लगा कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, तो वो इसकी शिकायत इसके जरिए कर सकता है। यह बात हो गई कौन कौन शिकायत कर सकता है। अब जाहिर सी बात है इसमें जनरल कैटेगरी आएगी नहीं, शिकायत तो जनरल। अच्छा, इसमें यह भी नहीं लिखा है कि एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ नहीं कर सकता या ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ नहीं कर सकता।
यह बात कतई नहीं है। और यह मानना कि ये सारे लोग सवर्णों के खिलाफ ही शिकायत करेंगे, ये एक पूर्व मान्यता है, एक दिमाग में रखी हुई बात है। महिला, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि महिला, सवर्ण महिला शिकायत नहीं कर सकती। इसमें सिर्फ लिखा है कि लिंग आधारित भेदभाव हो तो सवर्ण की भी महिला कर सकती है, ओबीसी की भी महिला कर सकती है, एससी की भी महिला कर सकती है, माइनॉरिटी की भी कर सकती है, दिव्यांगजन भी कर सकती है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि केवल सवर्णों के खिलाफ ही शिकायत होगी। पहली बात यह, शिकायत किसी के भी खिलाफ होगी अगर इन आधार पर कोई भेदभाव करने की कोशिश करेगा। अब आ जाइए, इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, इक्विटी हेल्पलाइन बनाई जाएगी, इक्विटी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। ये सब चीज क्या है? और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो बनाया जाएगा वो एक अवसर, समान अवसर केंद्र जो बनाया जाएगा, समानता का अवसर, उसमें सबको अवसर मिलेगा। जिन लोग प्रभावित होते हैं वो शिकायत करते हैं, हर शिकायत कर सकते हैं, ऐसा केंद्र बनेगा, उसमें इक्विटी कमेटी होगी। इसका मतलब क्या है? ये क्यों शुरू किया गया? ये शुरू किया गया कि किसी तरह का भेदभाव ना हो और सारे छात्रों में एक समानता का भाव विकसित हो, और किसी को भी लैंग्वेज के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, दिव्यांगजन के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। अब आ जाइए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर खोला जाएगा जो कि सिविल सोसाइटी, पुलिस, एक समानता अवसर केंद्र हर उच्च शिक्षण के संस्थान में बनाना आवश्यक होगा, और उसमें इक्विटी कमेटी होगी। हर शिक्षण संस्थान में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जो कि जिसको की शिकायत की जा सकती है, और वो किसी भी तरह से शिकायत करने का तरीका मैं वो आपको आगे बताता हूं। इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर जो सेंटर होगा उसमें इक्विटी कमेटी जो होगी वही जो शिकायत दर्ज कराया जाएगा उस पर फैसला लेगी। अब क्या होगा उसमें? जो भी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का वाइस चांसलर हो, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होगा, कॉलेज का प्रिंसिपल होगा, या किसी भी शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान का डायरेक्टर होगा, जो भी प्रमुख होगा वो उसका हेड होगा इक्विटी कमेटी का। इसमें 10 मेंबर होंगे। तो पहला तो निदेशक, प्रिंसिपल या वाइस चांसलर हो गया। उसके बाद तीन प्रोफेसर और सीनियर फैकल्टी मेंबर, जो उस विश्वविद्यालय के 3 सबसे सीनियर ना भी हो तो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स या प्रोफेसर्स उसके मेंबर होंगे। तो 4 हो गए उस इंस्टीट्यूट के। 2 स्टूडेंट्स होंगे जिनका सामाजिक समानता में विश्वास होगा, 6 हो गए। 2 सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, यानी मान लीजिए लखनऊ विश्वविद्यालय का इक्विटी कमेटी बन रही है तो वो मेयर को या किसी सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति को, या 2 सिविल सोसाइटी के किन्हीं भी 2 लोगों को, 2 पत्रकारों को भी रख सकते हैं, 2 शिक्षक आंदोलन के लिए रख सकते हैं, एनजीओ चलाने वाले के लिए मेयर को रख सकते हैं, किसी भी 2 लोग को रख सकते हैं। वहाँ फौज के कोई अधिकारी हो बड़े, उनको भी रख सकते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट हो बड़ा जिसका नाम हो उसको भी रख सकते हैं। तो 2 सिविल सोसाइटी के लोग भी इसके मेंबर होंगे। तो 2 स्टूडेंट, 2 सिविल सोसाइटी 4, 3 प्रोफेसर 7, एक हेड 8, और एक जो इक्विटी सेंटर होगा, समानता अवसर केंद्र होगा, उसका कोऑर्डिनेटर जो होगा वो कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा सीनियर, जिसका सामाजिक समानता में विश्वास हो। वो इस इक्विटी कमेटी का पदेन सेक्रेटरी होगा। तो आपके 10 और 9 हो गए, और 10वां आदमी एक ऐसा स्टाफ मेंबर उस उच्च शिक्षण संस्थान का
जो कि टीचिंग स्टाफ में ना हो। एक बार और दोहरा देता हूं, 1 वाइस चांसलर या प्रिंसिपल, 3 प्रोफेसर या सीनियर फैकल्टी मेंबर, 5 इक्विटी समानता अवसर केंद्र का कोऑर्डिनेटर जो कि सीनियर प्रोफेसर होगा, ये 5 हो गए। 2 स्टूडेंट्स, 7 हो गए। 2 नागरिक सिविल सोसाइटी के लोग जो कि इंस्टीट्यूट से बाहर के हैं, 9। और 1 ऐसा कर्मचारी जो टीचिंग स्टाफ ना हो, 10 लोग इसके मेंबर हों। और इस कमेटी के गठन में कहीं यह बात नहीं कही गई है कि ये 10 के 10 मेंबर किस जाति, किस धर्म या किस क्लास के होंगे। क्लियर, कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है कि ये सवर्ण होंगे या बैकवर्ड होंगे या माइनॉरिटी के होंगे या फॉरवर्ड होंगे, कहीं नहीं लिखा गया। और जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी ये कहा गया है कि वो ऐसे बच्चे होंगे जिनका एकेडमिक एक्सीलेंस होगा, जो पढ़ाई में तेज होंगे, मेरिटोरियस होंगे, जो सोशल एक्टिविटीज में होंगे, जो स्पोर्ट्स में होंगे। वो स्टूडेंट्स भी कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं चुने जाएंगे। इन 10 में 10 ये नहीं लिखा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्रीय, भाषा के अधिकार पर इक्विटी कमेटी का मेंबर होगा। 10 के 10 के बारे में, सारे के बारे में जो इक्विटी कमेटी शिकायतों का निस्तारण करेगी, जिसके पास शिकायतों के जांच का काम होगा, उसमें किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का मेंबर के बारे में नहीं लिखा गया। और यह भी नहीं लिखा गया है कि इसमें कितने प्रतिशत कौन लोग होंगे। क्यों? मैं उसका एक एक शब्द आपको बताता हूं। कमिटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड विमेन। यानी इस 10 लोगों की कमेटी में SC, ST, महिला, दिव्यांग और OBC का मेंबर जरूर होना चाहिए। तो क्या हुआ इससे? अगर ये 5 कैटेगरी आपने रखी है, महिला, SC, ST, OBC और विकलांग, ठीक है, इसमें माइनॉरिटी का नहीं रखा है, तो 5 रखा। अब 5, इसका मतलब कि 5 जनरल भी हो सकते हैं। 5 होना जरूरी है। 5 जनरल फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, नहीं तो फॉरवर्ड 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन 5 तो ये होंगे। और विमेन बैकवर्ड ही होगी या SC ST से विमेन आएगा, ये भी क्लियर नहीं है, वो भी फॉरवर्ड हो सकता है। दिव्यांगजन यानी विकलांग SC ST OBC ही होगा, ये भी क्लियर नहीं है, यानी दिव्यांग भी फॉरवर्ड हो सकता है। तो अगर एक समय में इस कमेटी में 7 फॉरवर्ड हो सकते हैं, केवल SC ST OBC को आप रख सकते हैं, विमेन में आप फॉरवर्ड रख सकते हैं, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगजन में भी फॉरवर्ड रख सकते हैं। तो 7 हो सकते हैं। नहीं, 5 तो, 3 तो जाति के आधार पर रखना है, SC ST OBC, 7 आपको ऐसे रखना है, 5 रखना जरूरी है, ये कहता है। इसके बाद कहता है कि ये मेंबर का जो टर्म है, जो इक्विटी कमेटी है, वो 2 साल की है। 1 साल में उसको भेंट करना है और 2 साल में 2 बार बैठक करनी है, रिपोर्ट देनी है, और ये सब चीजें इसकी लिखी हुई। अब इंपॉर्टेंट बात जो एक और है, ये कैसे होगा? एक बात ये कही जा रही कि एक इक्विटी एम्बेसडर बनाया जाएगा हर डिपार्टमेंट में, हर हॉस्टल में, हर स्कूल हॉस्टल में, लाइब्रेरी में एक इक्विटी एम्बेसडर बनाया जाएगा, जो इस बात को देखेगा कि कहीं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव तो नहीं हो रहा है, और वो रिपोर्ट करेगा। मतलब वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को विवोक करेगा। इसमें भी ये कहीं नहीं लिखा है कि वो इक्विटी एम्बेसडर SC ST OBC माइनॉरिटी इसका होगा। इक्विटी एम्बेसडर कोई भी हो सकता है, और वो कोऑर्डिनेटर के टच में रहेगा इक्विटी क्वालिटी सेंटर का। इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि उसका अब इक्विटी हेल्पलाइन बनाई जाएगी। माने ये सारे तरीके हैं कि भाई डेडिकेटेड एक इक्विटी सेंटर होगा,
डेडिकेटेड एक इक्विटी कमेटी होगी, डेडिकेटेड एक इक्विटी हेल्पलाइन होगी। यानी कि अगर कोई सी लड़की के साथ किसी लड़के ने मिसबिहेव कर दिया है और उसे अपनी पहचान छुपानी है और वो पब्लिकली इक्विटी सेंटर नहीं जाना चाहती है, तो 24/7 इक्विटी हेल्पलाइन रहेगा। इक्विटी का सेंटर है। आप मेल के जरिए अपनी नाम छुपा के जिसके खिलाफ भी आरोप लगाना चाहते हैं आप उसके खिलाफ, लेकिन अपनी आप मेल के जरिए भी ये जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके साथ पक्षपात हुआ है, भेदभाव हुआ है, और ये सिर्फ छात्र के साथ नहीं, ये स्टूडेंट के साथ ही नहीं, वहां के कर्मचारी अगर आप हैं तो भी अगर किसी महिला के साथ किसी ने कुछ किया है, या उसको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी शिकायत देनी है। ये देखिए महत्वपूर्ण बात, अगर वाइस चांसलर के खिलाफ भी किसी महिला को, किसी एससी को, किसी एसटी को, किसी विकलांग को, किसी ओबीसी को, हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड के छात्र जो हैं या फॉरवर्ड का जो स्टूडेंट टीचर है वो शिकायत नहीं कर सकता किसी के साथ कि मेरे साथ इसलिए पक्षपात हो रहा है कि मैं सवर्ण हूं और मुझे यहां नहीं मिल रहा है। उसके पास शिकायत का कोई औजार नहीं है। शिकायत के सारे औजार इन्हीं लोगों के पास हैं, महिलाओं के पास है, माइनॉरिटी के पास है, एससी एसटी के साथ है, ओबीसी के साथ। सवर्ण के साथ पक्षपात नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। समाज में सारा भेदभाव सवर्ण ही करते हैं। इससे यह भी आप समझ सकते हैं, इससे यह भी संदेशा जा सकता है कि सवर्ण के साथ भेदभाव या पक्षपात तो हो ही नहीं सकता। सारा पक्षपात ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, दिव्यांगजन के खिलाफ हो सकता है। अरे, मूल सवाल उठाने वाले ये उठा रहे हैं कि आप किसी भी आधार पर भेदभाव के लिए कर देते। जब आप ओबीसी को भी शामिल कर रहे हैं, महिला को भी शामिल कर रहे हैं, दिव्यांगजन को भी शामिल कर रहे हैं, एससी एसटी को भी शामिल कर रहे हैं, तो पूरे समाज को शामिल कर देने में क्या बुराई है कि किसी भी स्टूडेंट को, अगर वो सवर्ण हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, जो भी हो, किसी भी स्टूडेंट को अगर ये लगता है कि क्षेत्र क्या सवर्णों के नाम से, सवर्णों की जाति के आधार पर कहीं कहीं उनके साथ अपमानजनक रवैया नहीं होता है समाज में। बहरहाल एक मान्यता है कि हजारों साल की जातिगत व्यवस्था जो रही है उसमें सवर्णों ने बाकी लोगों के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव किया है, इसलिए एक मान्यता ये है। और राजनीति की विडंबना ये है कि एससी एसटी और ओबीसी माइनॉरिटी मिलकर के ही, और आजकल तो महिला सबसे इम्पोर्टेंट है, यही बहुमत क्या 85% वोट इन्हीं के पास है। सवर्णों के पास 15% वोट है, तो शायद इसका भी हो। बहरहाल मैं सिर्फ वो बातें बताना चाह रहा हूँ। पहली बात, इक्विटी कमेटी में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसमें सवर्णों का पार्टिसिपेशन नहीं है। वहाँ इक्विटी कमेटी के लिए कोई ये शर्त नहीं रखी गई है कि वो उसमें, बस ये है कि इन 10 मेंबर में इन 5 का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब आ जाते हैं क्या होगा, शिकायत करेंगे तो क्या होगा। शिकायत करेंगे अगर आप, तो ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं, लिखित कर सकते हैं, आप ईमेल कोऑर्डिनेटर को भेज करके कर सकते हैं। और जैसे ही शिकायत मिलेगी तो जैसे मैंने कहा, वो 10 मेंबर्स की जो इक्विटी कमेटी है वो तुरंत 24 घंटे के अंदर एक्शन लेने के लिए एक बैठक करेगी। और वो 15 वर्किंग डे, जिस दिन शिकायत हुई 24 घंटे के अंदर बैठक करेंगे। बैठक के बाद 15 दिन के अंदर अपनी इंक्वायरी कमेटी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी वाइस चांसलर या प्रिंसिपल को वो दे देंगे। यानी किसी व्यक्ति ने, किसी लड़की ने, किसी एससी एसटी के लोग ने हायर एजुकेशन में, यानी जो बच्चे 12वीं पास करके पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने धर्म के आधार पर किसी आदमी के साथ मिसबिहेव किया, कास्ट के आधार पर किया, रिलीजन के आधार पर किया, पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांगजनों के खिलाफ किया, या इनके साथ अन्याय हुआ, तो हर इक्विटी सेंटर जो वहां इंस्टीट्यूट में बनेंगे, वहां पीड़ित व्यक्ति जो एग्रीव्ड है,
वो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए चिट्ठी लिख के और ईमेल कोऑर्डिनेटर को लिख के अपनी शिकायत कर सकता है। और वो शिकायत करने के 24 घंटे के अंदर इक्विटी कमेटी की बैठक होगी, जो 10 मेंबर मैंने बताया, और 15 दिन के अंदर उनको हेड ऑफ द स्टेट को, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। उस रिपोर्ट पर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को इक्विटी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर 1 हफ्ते के अंदर फैसला करना होगा। यानी मान लीजिए आज 24 जनवरी को ये कोई शिकायत की जाती है कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, तो 25 जनवरी तक बैठक हो जानी चाहिए इक्विटी कमेटी की, और 10 फरवरी तक उसकी रिपोर्ट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को मिल जानी चाहिए, और 17 फरवरी तक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट उस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। मतलब फैसला ले सकता है। और अगर आपराधिक कृत्य है तो वो पुलिस अथॉरिटीज को इसके बारे में जानकारी देगा। और अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी वाइस चांसलर और प्रिंसिपल के खिलाफ ही ऐसी शिकायत है, कोऑर्डिनेटर जो इक्विटी सेंटर बन रहा है उसका जो कोऑर्डिनेटर सीनियर प्रोफेसर होगा, अगर उसी के खिलाफ शिकायत हो तो क्या होगा? तब इंक्वायरी कमेटी की जो इंक्वायरी कमेटी 10 मेंबर की है, वो उससे ऊपर यानी प्रिंसिपल के खिलाफ है तो वाइस चांसलर के खिलाफ है तो चांसलर, तब वो रिपोर्ट वहां पर भेजी जाएगी। अब सवाल है, शिकायत तो हो गई, एक्शन भी हो गया, क्या एक्शन होगा वो इंक्वायरी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट तय करेगा या इंक्वायरी कमेटी जो इक्विटी कमेटी वो बताएगी। लेकिन मान लीजिए कि मैं फॉरवर्ड हूं और मेरे खिलाफ ये किसी बैकवर्ड ने या SC ST के ग्रुप ने या विकलांग मेरे खिलाफ मुझे फंसाने के लिए कोई आरोप लगा दिया, और इक्विटी कमेटी ने 15 दिन में जो जांच वो करेगी उसमें अवसर सबको दिया जाएगा। लेकिन अगर मेरे खिलाफ एक्शन हो गया तो मैं क्या करूंगा? मुझे क्या मौका मिलेगा? अगर मुझे जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की गई तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास रास्ता क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में यही उठ रहा है। तो मैं उन लोगों के लिए ये बता दूं कि इसमें अपील का प्रावधान है, जिसमें कि एक लोकपाल का गठन किया जाएगा विश्वविद्यालय स्तर पर। अब वो लोकपाल कौन होगा ये भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तय नहीं। तो जो अपील करने के लिए अगर रिपोर्ट कमेटी, इक्विटी कमेटी की रिपोर्ट उसके खिलाफ आती है, जांच में पाया जाता है, दोष सिद्ध होता है, तो उसके पास ये मौका है कि वो 30 दिनों के भीतर लोकपाल के यहां अपनी अपील दायर करेगा। और एक लोकपाल एमिकस ज्यूरी, माने एक बाहर न्यायविद, उसको वो मामला सौंपेगा, और उस अमिकस ज्यूरी को वो संस्थान उसकी फीस भरेगा। यानी अगर मेरे खिलाफ शिकायत है और मैंने कहा कि भाई ये जो इंक्वायरी ये जो इक्विटी कमेटी है इसने मेरे खिलाफ फैसला किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये आरोप गलत है, तो मेरे पास क्या उपाय है? मेरे पास ये उपाय है कि मैं जाऊंगा, समता समिति के प्रतिवेदन से असंतुष्ट व्यक्ति उस प्रतिवेदन की तिथि के 30 दिनों के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। एक न्याय मित्र की नियुक्ति करेगा या अमिकस ज्यूरी की नियुक्ति लोकपाल करेगा। उस लोकपाल द्वारा नियुक्त न्याय मित्र यानी अमिकस ज्यूरी को पैसा भुगतान इंस्टीट्यूट करेगा। मेरे खिलाफ अगर आता है और मेरे पर आरोप लगाया गया, मैं जाके अपील करूंगा, तो लोकपाल को एक अमिकस ज्यूरी 30 दिन के भीतर मुझे अपील करनी है, वो एमिकस ज्यूरी बनाएगा, और उसके बाद 30 दिनों के भीतर एमिकस ज्यूरी की रिपोर्ट के आधार पर मामले का निपटारा किया जाएगा। अपील के तौर पर यह व्यवस्था दी गई। मैंने जैसा था वैसा आपके सामने रख दिया। अभी तक के वीडियोस में जो बातें हैं नहीं है मुझे नहीं पता।
मुझे ये नहीं पता कि ये क्यों इस तरह से फैलाया जा रहा है कि सवर्णों के बहुत खिलाफ है। ये बात सही है कि अगर सवर्णों के खिलाफ पक्षपात होगा तो वो कहां जाएगा। सवाल ये है कि अगर सवर्णों के खिलाफ पक्षपात हो रहा है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो वाइस चांसलर है, चाहे वो छात्र है, तो वो कहां जाएगा, वो कहां अपील करेगा। इन लोगों को तो आपने सेफगार्ड दे दिया। दूसरी बात ये मान लेना कि ओबीसी को जोड़ देने से सारे ओबीसी फॉरवर्डों के खिलाफ ही शिकायत करने को आमादा है और एक बार शिकायत कर देंगे तो झूठ या सच सब सही ही हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जो कमेटी है, इक्विटी कमेटी, उसमें किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है। हाँ, एग्रीव्ड जिन लोगों को 5 कैटेगरी रखी गई उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो मैंने ये कहा कि विकलांग के लिए ये जरूरी नहीं है कि SC ST OBC का हो, महिला के लिए जरूरी नहीं है कि SC ST OBC का हो। तो SC ST OBC यानी 10 मेंबर में 3 भी हो सकते हैं और 7 फॉरवर्ड भी हो सकते हैं। इसलिए नियम कानून आने से तुरंत इस तरह की जल्दी प्रतिक्रिया देना एक बच्चों जैसी हरकत होती है। देश में किसी भी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और जो भी नया कानून आए उसका इंतजार करना चाहिए। अगर इसका मिसयूज होता है, अगर इसमें कोई ऐसी चीज सामने आती है तो फिर उसके लिए और भी दूसरे उपाय हैं और समय काल परिस्थितियों के हिसाब से कानून बदलते रहते हैं और उसमें परिवर्तन होता रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम ये संविधान आपको अभी दे रहे हैं, देश काल परिस्थितियों के हिसाब से आप जब चाहें जैसा चाहें इसमें संशोधन कर रहे हैं, इसीलिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था दी गई है। तो किसी भी तरह की बातों को समझने से पहले मैंने आपको सारी बातें बता दी। वो पक्ष भी बता दिया जिसको लेकर विवाद है, वो पक्ष भी बता दिया जिसकी वजह से इस बिल को लाए जाने की आवश्यकता है। अब आप समझ गए होंगे कि इस पर अनावश्यक रूप से राजनीतिक दलों के नेता विवाद क्यों करें और शायद इसीलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष सारे नेता इस पर अनावश्यक टिप्पणी करने से बच रहे हैं। एक बार जब ये सामने आएगा तो बातें समझ में आएगी। एक पक्ष जरूर है कि इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों, अध्यापकों के लिए सिर्फ अपने बचाव का रास्ता ढूंढना है। अगर उनके साथ कोई अन्याय होता है तो वो कहां जाएंगे। नियम बनाने वालों को इस बारे में भी सोचना चाहिए था।